हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी रैप्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में, इस अध्याय में यानी कि इस सेशन में जानेंगे कि हम अपने देश के बारे में जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इसकी जनसंख्या कितनी है, ये सभी के बारे में इस अध्याय में जानेंगे। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है भारत देश के चौहद्दी क्या क्या है, यानी कि उत्तर देश में है, उत्तर में है हिमालय, पश्चिम में है अरब सागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। और देखिए, एक बॉक्स में दिया गया है कि प्रायद्वीप किसे कहेंगे। तो स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, यानी कि भारत भी एक प्रायद्वीप है। इसमें बताया गया कि वैसा स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत भी एक प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कि उत्तर में इसके हिमालय पर्वत है जो स्थल भाग है, लेकिन इसके तीन ओर है, पश्चिम में, पूर्व में एवं दक्षिण में जल ही जल है, इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय स्थल है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 29 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और इसमें और बताया गया है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यानी कि ऊपर से लेकर, देखिए चित्र में, यानी कि उत्तर में कश्मीर है और दक्षिण में है जो कन्याकुमारी है। यहाँ तक की जो दूरी है वह 3200 किलोमीटर है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ये नहीं दिया हुआ है। एक्चुअल वैल्यू होता है 3214 किलोमीटर, समझ गए, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया है 3200 किलोमीटर। और देखिए, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है। तो एनसीईआरटी में बताया गया है कि इसका जो दूरी है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक वह 2900 किलोमीटर, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू है 2933 किलोमीटर, एक्चुअल वैल्यू है जो अभी प्रेजेंट में है। और आगे चलते हैं। देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में बता दिए हैं कि ये सभी जो है स्थल रूप के विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक का भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिएगा, यहाँ नोट करने वाली बात है, यूपीएससी में सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है। उसमें दिया रहेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, भारत। तो देखिए, यहाँ दे दिया गया है कि चीन के बाद दूसरा स्थान जो है भारत का ही है, तो आप भारत ही लगाइएगा।
आगे है, देखिए बड़े देश जिन एक बॉक्स दिया गया है जिसमें बताया गया है कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो इसमें देखिए अमेरिका के बारे में 7 बताया गया है, लेकिन आगे चलकर 6 ही होता है, दोनों का सेम ही समय होता है। अमेरिका और कनाडा का मानक समय सेम ही है। बस इसमें इतना ही जानने वाली बात है। आगे है कि स्थिति, भारत की स्थिति किस ओर है? तो भारत की स्थिति है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस देश के कर्क रेखा जो 23 डिग्री पर झुका हुआ है और भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों के बीच है। यानी कि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है, उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। देखिएगा पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है इसका स्थिति। अब देखिएगा तो ध्यान देने वाली बात है कि दोनों का जो अंतर है, डिफरेंट है, 29 का ही है। इसमें भी 29 का डिफरेंट है, इसमें भी 29 का ही डिफरेंट है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो अगर हम पूर्वी एवं पश्चिमी की ओर बांटते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी की ओर हो जाता है गोलार्ध में, यानी कि मैप में देखिएगा यहाँ पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यहाँ नोट करने वाली बात है कि पश्चिम में गुजरात है और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य हो जाता है, लेकिन जब गुजरात की बात आता है तो 2 घंटा बाद होगा। नोट कर लीजिएगा, यूपीएससी पर्पस से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए आगे, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया गया है। तो 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और चीन हो गया। इस सभी का जो सीमा रेखा है भारत से मिलता है, इसलिए ये पड़ोसी देश के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्हें सार्क देश भी कहा जाता है। पड़ोसी देश के साथ साथ सार्क देश भी कहा जाता है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। देखिएगा मैप में, देखिएगा इसमें जो यहाँ अलग कर रही है जल संधि, इसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि होगा। आगे देखिए, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन बताया गया है। तो भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा
राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों की जिलों में बांटा गया है। देखिएगा, इसमें बताया गया कि जो भारत देश है वह 29 राज्यों में विभाजित है, लेकिन जो प्रेजेंट में है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन एनसीईआरटी में पहले का सेशन है तो इसमें बताया गया है कि 29 राज्य है एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश है। 29वां राज्य जो बना है 2 जून 2014 को, वह तेलंगाना है। लेकिन ये जो राज्य बना था ये आंध्र प्रदेश का भाग था। अब भारत की राजधानी है दिल्ली है। और जब राज्यों का निर्माण होने वाला था तो भाषाओं के आधार पर किया गया है राज्यों का निर्माण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है तथा सबसे छोटा जो राज्य है गोवा है, और राज्यों को वही जिला में बांटा गया। मैप में समझिएगा, 28 राज्य है वर्तमान में, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया है 29 राज्य। 9 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन एनसीईआरटी में बताया गया 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत देश की राजधानी दिल्ली है। सभी राज्य की राजधानी याद कर लीजिएगा। देखिएगा, इसमें बताया गया है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, हिमाचल प्रदेश का शिमला है, पंजाब का चंडीगढ़ है, उत्तराखंड का देहरादून है, और भारत की राजधानी है जो दिल्ली है। देखिएगा यहाँ उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, राजस्थान का जयपुर है, बिहार का पटना है, असम का दिसपुर है। इधर देखिए अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, नागालैंड का कोहिमा है, मणिपुर के इम्फाल है, मिजोरम के आइजोल है, झारखंड के रांची है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता है, त्रिपुरा का अगरतला है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ के रायपुर है, मध्य प्रदेश के भोपाल है, गुजरात के गांधीनगर है, महाराष्ट्र के मुंबई है, यह देखिए, हैदराबाद के तेलंगाना है, तेलंगाना का हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद ही है। आगे देखिए, कर्नाटक के बेंगलुरु है, तमिलनाडु के चेन्नई है, केरल के तिरुवनंतपुरम है। ये सभी जो है राज्य की राजधानी है, और जो दिल्ली है भारत की राजधानी है। और जो नया राज्य बना है तेलंगाना बना है 2014 में, 2 जून 2014 में बना है 29वां राज्य। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कौन से ऐसे दो राज्य है जिसकी राजधानी एक ही है। तो देखिएगा, पंजाब के भी चंडीगढ़ होता है, हरियाणा के भी चंडीगढ़ होता है, और यहाँ देखिएगा तेलंगाना का भी हैदराबाद होता है, आंध्र प्रदेश के भी हैदराबाद होता है। समझ गए? तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पर्पज़ से। और एक बात और कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि फिलहाल में कौन सा राज्य बनाया गया है किस राज्य से अलग होकर। तो देखिएगा, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया है 2 जून 2014 में, 29वां राज्य इसे घोषित किया गया है। और सभी जो देखिए द्वीप समूह के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश, तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हो जाता है। और फिलहाल में बनाया गया है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश। दमन एवं दीप हो गया, पुडुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये जो सभी है
केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए। और इसमें और एक बात है कि जो इस देश में सबसे मध्य में कौन सा राज्य स्थित है, तो जो मध्य प्रदेश है सबसे बीच में स्थित है। देखिएगा इसी से विषुववृत्त गुजर रहा है, कर्क रेखा इसी से गुजर रहा है। रांची से भी बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यानी कि भारत को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है जो कर्क रेखा ही है। थोड़ा बॉक्स में दिया गया है कि जलोढ़ निक्षेप किसे कहेंगे, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर जाती है, उसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है। सहायक नदी, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, वह सहायक नदी होती है। समझ गए। आगे देखिए, भौतिक विभाजन है। तो भौतिक विभाजन में बताया गया है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे हो गए पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह, जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं। जो ये सभी इस रंग से दिखाया जा रहा है, थोड़ा गहरा पीला इस रंग से दिखाया जा रहा है, ये पर्वत है। और जो ग्रीन रंग से दिखाया जा रहा है वह है मैदान, और जो येलो कलर से दिखाया जा रहा है सभी वह पठारी इलाका है। यह देखिए, और जो इधर है द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार, इधर देख लीजिए, इधर कुल्ले जो द्वीप लक्षद्वीप हो गया द्वीपीय समूह है, अरब सागर में है। यह अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। नदियों के बारे में देख लीजिए कि सभी नदियां इधर से इस ओर गुजर रही है। या तटीय क्षेत्र देख लीजिए, पश्चिमी घाट और जो सागर के बीच में जो क्षेत्र बनता है तटीय क्षेत्र कहलाता है। और पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो क्षेत्र बनता है वह भी तटीय क्षेत्र कहलाता है। ये सभी तटीय क्षेत्र है, यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर तटीय क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। यहाँ संतरी दिया गया है। संतरी का क्या अर्थ होता है? संतरी का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जो हिमालय है भारत को रक्षा करने वाला है। मेन जड़ यही है। कोई भी अटैक होता है तो इसी ओर से, इस ओर से नहीं हो पाता है, समुद्री इलाका से करता है। इस इलाका में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे संतरी कहा गया है हिमालय को, भारत का। आगे है हिम जोर आले का मतलब होता है बर्फ का घर। यानी कि हिमालय का अर्थ बताया गया है कि हिम जोर आले है, इसका संधि विच्छेद है हिम जोर आले, उसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिम का मतलब होता है बर्फ, आले का मतलब होता है घर, प्लस का मतलब का, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। देखिएगा, जो ये हिमालय है सबसे उत्तर में, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे गुजर गया है। ये जो हिमालय है बृहद हिमालय कहलाता है या हिमाद्री कहलाता है। समझ गए। बीच में है जो मध्य हिमालय है, इसे हिमाचल भी कहा जाता है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से गुजर रहा है, ये सभी मध्य हिमालय में आता है। और जो सबसे अंत में है शिवालिक होता है सबसे दक्षिण में पर्वत। हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक पर्वत है। समझ गए। देखिए सबसे अंत में यहाँ से यहाँ पूरा फैला हुआ है। समझ गए।
इधर भी देखिएगा, देखिए आगे यही बताया गया है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, जैसा कि अभी बताए हैं। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, जैसा कि अभी बताए हैं कि शिवालिक है जो हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। इसको 3 पार्ट में नोट करने वाली बात है कि हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में बृहत हिमालय हिमाद्री कहते हैं। सबसे उत्तर में जो स्थित श्रृंखला है उसे बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। दूसरा नोट करिएगा कि जो इसी श्रृंखला में बृहत हिमालय श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है। तीसरी बात नोट करिएगा कि जो मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और जो ये है बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। चौथी बात यह नोट करिएगा कि जो सबसे अंत में यानी कि दक्षिण में हिमालय के है वह शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। आगे है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये सभी जो बताया जा रहा है हिमालय है इस यहाँ तक, यानी कि बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। इसके बाद ये सभी है एरिया दिखाया जा रहा है। ये उत्तरी मैदान है भारत का। इसमें और कुछ बताया गया होगा, आगे देखते हैं। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखिएगा, जनसंख्या अधिक कहाँ होगा? जहाँ कृषि योग्य भूमि होगा, परिवहन की सुविधा होगी, जल होगा, वायु होगा, ये सभी जगह ये सभी होगा तभी वहाँ जनसंख्या अधिक होगा। तो ये जो उत्तरी मैदान है भारत का, हिमालय के दक्षिण में है जो स्थित, इसमें इसका जो मैदान है समतल तथा सपाट है। ये जो मैदान बना हुआ है सिंधु है, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा लाई गए जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है। समझ गए? यहाँ जनसंख्या अधिक होता है। आगे देखिए, मैप में देख लीजिएगा। देखिए, सिंधु हो गया, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सभी आगे चलकर सिंधु में मिल जाते हैं। आज देखिए, आगे देखिए, यहाँ से आता है गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और ये सभी जाके यहाँ मिल जाता है। तो इसके तट पर जो इसके जो तटीय मैदान होता है वह बहुत उपजाऊ होता है। समझ गए? आगे देख, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। देखिएगा मैप में जो महामरुस्थल स्थित है, यह देखिए, ये जो एरिया है सबसे गर्म रहता है, वनस्पति भी कम रहती है, रेतीला भी है, और यहाँ जो जनसंख्या है बहुत कम होता है। जैसे कि भारत के राज्य में देखा जाए तो ये राजस्थान में पड़ता है। समझ गए? और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी राजस्थान है, थार रेगिस्तान, जो राजस्थान में ही पड़ता है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्राय द्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है।
देखिएगा, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। देखिएगा यहाँ उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में जो ये सभी जो येलो कलर का दिख रहा है, ये सभी पठार है। इसका जो आकार है इस त्रिभुजाकार है, ये ऊंचा नीचा है, समझ गए। इसी में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। देखिएगा आरावली श्रेणी पठारी इलाका में है, विश्व के सबसे पुरानी है श्रृंखला, समझ गए। और यहाँ देखिएगा नर्मदा नदी है, तापी नदी है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में ये गिरती है। लेकिन जो सारी नदियाँ हैं, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया, चंबल हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, ये सभी जो नदियां हैं बंगाल के खाड़ी में गिरती है, समझ गए, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो नर्मदा एवं तापी नदी है वह अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। विंध्य एवं सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। देखिएगा इसमें बोला गया कि विंध्य एवं सतपुरा जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, महत्वपूर्ण है पर्वत श्रृंखला, उससे ही होकर नर्मदा तापी, इस दोनों जो नदियां हैं अरब सागर में गिरती हैं पश्चिम की तरफ, यानी कि इस ओर, जैसा कि चित्र में दिखाए थे। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी कि पठार के पश्चिम में जाते हैं तो पश्चिमी घाट मिलता है। जो ये सभी पठार हैं इसके पश्चिम में जाएंगे तो पश्चिमी घाट है। देखिएगा ये सभी पश्चिमी घाट है, यहाँ तक नीचे तक है पश्चिमी घाट। और जो अरब सागर के बीच जो तटीय क्षेत्र बनेगा, तटीय क्षेत्र है, ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं, समझ गए। लेकिन यहाँ जनसंख्या बहुत कम होता है, क्योंकि हर समय समुद्र में सुनामी आने के कारण दह जाता है, बाढ़ आ जाता है। इसी कारण यहाँ जनसंख्या कम होती है। और जो इधर देखिए पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में जो तटीय मैदान होगा पूर्वी तटीय मैदान कहलाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैदान है ये सभी है पूर्वी तटीय मैदान। उपजाऊ होते हैं, लेकिन ये जो मैदान है उबड़ खाबड़ है, समझ गए ना। जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, उबड़ खाबड़ होता है। और जो पठार में बताए थे पिछले अध्याय में कि खनिज होते हैं, कोयला जैसे हो गया कोयला, लौह, ये सभी की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। जैसा कि पीछे मैप में दिखाए हैं, पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, अभी भी दिखाएं एकदम सीधा, लेकिन पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्वी तटीय मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली अनेक नदियाँ, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाली कम नदियाँ, बस दो ही नदियाँ, नर्मदा एवं तापी, जो विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। लेकिन ये जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं वह है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। यह नदियाँ
अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। जैसा कि चित्र में देखिए मैप में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है, यहाँ जो डेल्टा बन रहा है यहाँ भी बन रहा है, ये जो डेल्टा बन रहा है इसी को सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और जहाँ नदियाँ प्रवेश करेगी वह उसे मुहाना कहा जाता है और मुहाने पर ही डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में है। देखिए एक बॉक्स में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। देखिएगा यूपीएससी के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया यहाँ कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करी है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यानी कि पूछा जा सकता है कि बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस देश में है, किस राज्य में है या कौन सा है। तो देश हो जाएगा भारत, राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है इसे। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है। तो जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। जैसा कि अभी बताएं कि जहाँ नदियाँ प्रवेश करेगी, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर रही है, तो उसके जो प्रवेश करने का स्थान है उसी को मुहाना कहा जाता है और उसी मुहाने पर डेल्टा का निर्माण किया जाता है। जैसे कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। और सुंदरवन का डेल्टा का आकृति त्रिभुजाकार है। अब आगे देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह भी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रावल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए यहाँ तक महत्वपूर्ण है कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं, तो 2। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है। केरल के तट से कुछ दूर प्रावल द्वीप है। और जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं। यहाँ देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दक्षिण हो गया और इधर पूर्व हो गया, तो इस एरिया में हो गया, तो ये सभी एरिया दक्षिण पूर्व कहलाता है। और इधर देखिए पश्चिम की ओर, तो पश्चिम में है अरब सागर, तो अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो एरिया कहलाता है दक्षिण पश्चिम एरिया कहलाता है, तो इसके बीच में ही लक्षद्वीप द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। इसका जो द्वीप है प्रावल द्वीप से बना हुआ है। चलिए आगे, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं इस अध्याय का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पहला है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो अभी बताए हैं कि पर्वत हो गया, पठार हो गया, तट हो गया, द्वीप समूह हो गया, तो यानी कि 4 भागों में, और मैदान हो गया, यानी 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है भारत को। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि अध्याय में बताए हैं कि अफगानिस्तान का सीमा रेखा इसी
भारत से जुड़ता है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सभी का सीमा रेखा भारत से ही जुड़ता है। अगला है कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? तो तापी एवं नर्मदा। तापी और नर्मदा एक ऐसी नदियां हैं जो विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखला से निकलकर पश्चिम की ओर खंभात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में गिरती है। अगला है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। अगला है पांचवा कि भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो प्रेजेंट के जो वर्तमान की स्थिति में देखेंगे तो 28 राज्य हैं एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में बताया गया 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। अब यहाँ बताया गया किन दो राज्यों की राजधानी एक ही है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी एक ही है जो फिलहाल में बना है। और जो पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हरियाणा एवं पंजाब इन दोनों की राजधानी है चंडीगढ़ ही। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 6 कि उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है कृषि उपजाऊ है, जल की सुविधा है, इसी कारण इस एरिया में जनसंख्या है जो ज़्यादा निवास करती है। अगला है 7वां लक्षद्वीप को प्रावल द्वीप कहा जाता है क्यों? क्योंकि ये प्रावल के द्वारा ही लक्षद्वीप का निर्माण किया गया है, इसलिए लक्षद्वीप को प्रावल द्वीप भी कहा जाता है। अगला सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो पहला दिया गया है कि हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो अभी बताएं कि सबसे दक्षिण भाग है शिवालिक, मध्य भाग है हिमाचल या मध्य हिमालय, और सबसे जो ऊपरी भाग है यानी कि उत्तरी भाग वह है हिमालय यानी कि बृहत हिमालय या हिमाद्री। अगला है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। मालदीव भी देखा जाए तो लक्षद्वीप ही अरब सागर में ही है। अगला है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की नहीं विश्व के भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो विश्व के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला है तीसरा कि खाली स्थान भरें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें बताना है कि 32.8 लाख किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। दूसरा महान हिमालय को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो महान हिमालय को यानी कि बृहत हिमालय को हिमाद्री के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। नर्मदा नदी खालिस्तान, नर्मदा ही नहीं तापी नदी भी अरब सागर में गिरती है। समझ गए? अगला है 5वां क्वेश्चन कि खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से
होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बस इतना ही, आज का सेशन समाप्त हुआ। जय हिंद।